हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत सही होंगे। तो स्वागत है आपका रिकॉर्ड मेकर ऑफिशियल चैनल में। मैं प्रिंस सर आपको वीडियो नंबर 18वां प्रोवाइड करने वाला हूं, है ना। और इस वीडियो का उद्देश्य आपको पता है, जैसा कि हम लोग एसएसए जीडी का एक टारगेट करके 40 वीडियो का किए हुए हैं, है ना। और उसका ये 18वां वीडियो है, ठीक। तो हम आज 18वां वीडियो में बहुत सारी बातों को सीखेंगे। आप मेरे साथ बस जुड़े रहिएगा, है ना। चलिए, तो बिना टाइम पास किए हम लोग 18वां वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बार बार वीडियो ध्यान में आता है, कोई बात नहीं। एक खेप माल का 3/4 भाग 6% लाभ पर और शेष माल 3% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल लाभ 600 रुपए है तो उस खेप माल का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बस मुझे क्या कहना है, ये कहना चाहता है कि एक खेप है, एक खेप माल का एक खेप है। तो मान लेते एक खेप का मतलब ना हम बोल दिए कि ऐसे बोल सकते हैं। खेप थोड़ा सा पता नहीं, ये लोकल वर्ड हमको लग रहा है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि एक खेप में 4 अनार आया, मतलब एक बार में आप 4 अनार लेकर के आ रहे हैं, ऐसे समझिए, ठीक है। खेप का मतलब उसमें कितना वस्तुएं एक बार में आ सकती है, ठीक। तो बोल रहा है कि एक खेप माल का 3/4 भाग, ठीक है, कितना चौथाई भाग? 3/4 भाग 6% का लाभ है। तो 3/4 का मतलब क्या? 3/4, यानी कि टोटल मेरे पास अगर टोटल अगर 4 अगर टोटल बोल रहा है कि एक खेप माल में, मतलब टोटल एक खेप माल में 4 टोटल वस्तुएं होंगी, तो 3 वस्तुओं को ये 6% के लाभ पर बेच देता है, ठीक है। हम मान लेते हैं अपने मन से कि एक वस्तु का दाम 100 रुपया है, ठीक है। तो जब ये 3 वस्तु को बेचेगा 6% के लाभ पे, यानी कि 6 रुपए का फायदा होगा, ठीक है। 6 रुपए का फायदा होगा। अब देखिएगा आगे, और शेष माल को 3% के हानि पर बेच देता है। अर्थात एक जो सामान बच गई, 4 में से 3 सामान तो यहाँ बेच दी थी 6% के लाभ पर, और बाकी एक जो वस्तु है उसको 3% की हानि पे बेच दी, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा इसको 18 रुपए का फायदा और यहाँ हो जाएगा 3 रुपए का नुकसान। यानी कि टोटल जो हुआ 18 में से 3 घटाइएगा तो 15 रुपए का फायदा हो गया। अब क्या बोला है, यदि कुल लाभ 600 रुपए है, यानी कि 15 का वैल्यू कितना दे दिया जी? 600, ठीक। तो 15 चौका 60, यानी कि एक का वैल्यू हो गया 40। तो आपसे पूछा है तो उस खेप माल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उस खेप माल में कितने वस्तुएं थी? 4 वस्तुएं थी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वस्तु का दाम कितना था? 100 रुपया था, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, एक का दाम कितना है, तो यानी कि टोटल उसमें कितना वैल्यू निकालना पड़ेगा? हमें 400 का वैल्यू निकालना पड़ेगा सर, ठीक है। अब हमें क्या है कि एक का वैल्यू जब 40 है तो 400 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 गुने 40 है, 4 16, यानी कि 16,000 रुपये। यानी कि 16,000 रुपये एक खेप में रुपए पड़ रहा था, से भी पूरा कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं, हाँ। ये बात को थोड़ा सा समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। मैं आगे बढ़ू, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहना चाहता है कि प्रीति नाम की कोई लड़की है। बोल रहा है कि प्रीति 36 दिन में एक कार्य कर सकती है, ठीक है। प्रीति जो है 36 दिनों में एक कार्य को कर सकती है। अनु उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकती है। अनु नाम की कोई लड़की है, इसी कार्य को 30 दिनों में कर सकती है। यदि प्रीति और अनु एक साथ कार्य शुरू करती है, लेकिन अनु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें कुल कार्य पूरा होंगे, ठीक है। तो वो पूछा है कि दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें पूरा काम कंप्लीट होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अब बात समझिएगा यहाँ पे। हमारा कहना है 36 और 30 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हम कह देते हैं, ठीक है, 180। अब यहाँ पे 30 छक्का हो जाएगा, ये 36 बच्चे हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि सर ये प्रीति का एफिशिएंसी है और ये किसका एफिशिएंसी है? यहाँ पे देखिएगा तो अनु का एफिशिएंसी है, ठीक है, यानी कि क्षमता है। अब क्या है, बात समझिएगा। यदि प्रीति क्या बोल रहा है? यदि प्रीति और अनु एक साथ कार्य करती है, मतलब दोनों एक साथ काम करना स्टार्ट करती है, लेकिन अनु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देती है, ठीक है। लेकिन अनु जो है कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देती है। तो मैं ऐसा कंसेप्ट आपको समझाया हूं कि जब शुरू से आदमी छोड़ करके जाए या अंतिम से छोड़ करके जाए तो आपको क्या करना चाहिए, बस समझिएगा। नहीं भी याद है तो मैं समझा देता हूँ। देखिए, जब आदमी, ध्यान सुनेगा, जब कोई मैन या कोई वर्कर, ठीक है, शुरू से काम छोड़ के जाता है, तो ये टोटल वर्क में हम उसका काम घटाते हैं, ठीक। जितने दिन काम किया था उसको घटा लेंगे। अगर ये लास्ट से काम छोड़ करके जाएगा, यानी कि अंत से, काम कंप्लीट होने से पहले काम छोड़ के जाएगा, तो इसका टोटल वर्क में हम जोड़ते हैं। बात समझिएगा।
अगर ये ध्यान सुनिएगा, सॉरी एक मिनट, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा आपका जी, मैं इधर से कर देता हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है कि जब शुरू से काम करके जाएगा तो घटाएंगे और लास्ट से काम करके जाएगा तो जोड़ेंगे। अब इफिशिएंसी में क्या करते हैं, जब शुरू से काम करके जाता है तो नहीं लेते हैं और लास्ट वाला में ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या लेते हैं, ले लेते हैं, बस समझिए। ऐसा मैं बात को समझाया था और ये बात उन्हीं को समझ में आएगा जो हमसे टाइम एंड वर्क पढ़े हुए हैं, ठीक है, या फिर बाकी आपके टीचर से ये बात बताए हुए हैं, ऐसा बात होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि प्रीति अनु एक साथ कार्य करना शुरू करती है लेकिन अनु कार्य पूरा होने से, यहाँ देखिए कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ के चली जाती है। अगर अनु काम छोड़ के नहीं जाती तो 3 दिनों में कितना काम करती, तो अनु सर एक दिन में 6 काम करती है तो 3 दिनों में 18 काम करती। अर्थात ये देखिए हम क्या बोले कि जब लास्ट से छोड़ के जाए तो टोटल वर्क में हम जोड़ देंगे, तो ये 18 हम जोड़ दिए, ठीक है। तो अब आ गया 198 कार्य, ठीक है। अब क्या बोला है कि इफिशिएंसी लेंगे। अब किसका इफिशिएंसी लेंगे, मतलब दोनों का इफिशिएंसी लेंगे। किसका, दोनों का। किसका, दोनों का। अब देखिएगा क्या बोला, मतलब इसका इफिशिएंसी हम ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो छोड़ के काम भाग रहा था उसका हम इसमें जोड़ लिए। तो दोनों मिल तो दिनों की संख्या ज्ञात करिए जिसमें कुल कार्य कंप्लीट होगा। तो 198 हो गया। अब बटा में क्या कर देंगे, हमको पता है कि 6 5 11 से भाग कर देंगे। 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम 11, ठीक है। 11 एकम 11 और 8 11 8 88, ठीक है। तो मेरा हो गया कि 18 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। एक और बात, थोड़ा सा साउंड ज़्यादा आ सकता है आज के वीडियो में, हाँ ये थोड़ी सी मेरी गलती है ना। मैं रात को थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, ये वीडियो मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो नो डाउट शोर शराबा थोड़ा सा होगा, है ना। क्योंकि मेरे पास जो माइक है वो माइक पता नहीं कितना क्षमता रखता है नॉइज़ को बाहर रखने में, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा आज का वीडियो, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, हाँ प्लीज़। हाँ आप लोग सपोर्ट करेंगे मुझे ये बात पता है ना। चलिए आगे चलो, कंटेंट से मतलब है आपको। ये सभी बातें हो गई, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। देखिए अगला बात है कि 6 के वर्ग 4 के घन और 24 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात है। देखिए 6 का जब वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा, 4 का जब घन करेंगे तो 64 आ जाएगा और 24 का 24 बोल रहा है। इन तीनों का एलसीएम निकाल देना है। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, एलसीएम निकालना है। अब हमको पता है कि सर अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि 9 चौका 36, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा जी, ये 24 है, तो हम जानते हैं कि 6 चौका 24 होता है। कोई दिक्कत है क्या, देखिए यहाँ पे 3 पहले से है, ये तरीका मैं आपको बताया हूँ पहले से भी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि सर ये 3 पहले से इसमें, चलिए थोड़ा सा और तोड़ देते हैं ताकि आपको समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा। देखिए ये कैसे हम करते हैं, एकदम तोड़ के करते हैं। देखिए अगर 36 को तोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि 3 गुने 3 9 और 9 चौका 36 तोड़ सकते हैं। अब ये 64 है, तो 64 को कैसे तोड़ते हैं, 4 गुने 4 गुना 4, बात समझिएगा। तो हमें पता है कि सर 4 पहले से है, तो ये वाला हम नहीं लिखेंगे, एक है पहले से तो एक नहीं लिखेंगे, बाकी 2 को लिख देंगे, गुना 4 गुना 4, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए अब क्या बताया है कि यहाँ पे है 24, अब 24 को तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 गुना 2 गुना 3, बात समझिएगा। तो हमको पता है सर 4 एक है पहले से और ये 4 है, तो 4 में ये 2 छुपा हुआ है और 3 सर एक और पहले से है, अर्थात मेरा कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि जो 24 है 24 का सब चीज इसमें आ गया है, इसमें सब चीज आ गया है, ये बात समझ में आ गई। अब हमको गुना करना है, तो सर 4 चौका 16 16 चौका 64 तो ये दिया है और 64 दिया ही कर लेंगे, 64 सॉरी या 64 9 सीधे कर लेंगे। तो सर 64 गुने 9 करेंगे तो हमको पता है कि 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 और 9 छक 54 54 और 3 हो जाता है सर 57, यानी कि 576 मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। एक विभाज्यता का नियम भी मैं बताता हूँ कि कभी भी एलसीएम का जो क्वेश्चन होता है वो ऑप्शन से भी बनता है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, हमको पता है 36 है 64 है तो 24 है, 36 है तो सर 9 से कटने वाला होगा ऑप्शन, जो भी होगा जो भी एलसीएम होगा उसमें 9 से कट जाएगा। अब 9 से काटेंगे तो 4 4 8 1 9 8 2 10 8 18 5 2 7 2 9 है ना, और 7 6 13 5 18, देखिए सब आ जा रहा है ना। तब हम देखते 4 से, तो 4 से भी आ जा रहा था, तो इससे अच्छा मैं सॉल्व कर दिया हूँ इसको, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोला है कि 15%, 20% और 24% की क्रमिक छूट के लिए समतुल्य छूट कितना होता है। हम बताए हैं कि समतुल्य छूट कैसे निकाला जाता है वो, ये 15% है तो 15% को 15% लिख दीजिए, ठीक है, और कमी है तो कमी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि छूट कह रहा है 20% की छूट कह रहा है, फिर बोल रहा था 24% की छूट। हमें पता है कि 15% का जब छूट देने जाइएगा, बात समझिएगा यहाँ पे, ये तो हालांकि मौखिक बन जाता है क्वेश्चन, मैं मौखिक बना सकता हूँ समतुल्य छूट से। ये 15 ये कैसे करते हैं, x + y - xy 100% वाला पे आप मौखिक रूप से बना सकते हैं इसे, ठीक है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको दिक्कत हो तो मैं ऐसे बनाता हूँ। ये 15% का मतलब क्या होता है, 3/20 होता है, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए इतना बात आपको याद रखना होगा, ठीक है, यानी कि 20
से 17 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे है 20, अब 20 का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि 5 से कितना हो जाता है 4, ठीक है। अब यहाँ पे होता है 24%, 24% का मतलब क्या होता है, बात समझिएगा। 24% है तो आप 24/100 करेंगे तो इसको काटिए, काट के कैसे लिख सकते हैं आप, देखिए आपको पता है कि सर 24 जब हम 100 करेंगे, ठीक है, तो हमको पता है सर 4 से काट लेंगे, 4 6 के 24, ये 25 बने, यानी 25 से ये 6 कम हो जाएगा, यानी 19 हो जाएगा। 25 से कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, मुझे पूरा बिलीव है। तेज चल रहा हूँ, कौन बोलता है भाई तेज चल रहा है, तेज नहीं चल रहे हैं। ये सब बातें हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो फिर आपको बहुत आसान हो जाता है यहाँ समझना। अब एक ही क्वेश्चन को बार बार धीरे धीरे पढ़ाते रहें, समझाते रहें, थोड़ा सा तेज चल सकते हैं ना। हाँ, तेज चलना जरूरी हो जाता है भाई, ऐसा क्यों सब लोग कहते हैं कि तेज चल रहा है। चलिए मैं आगे करता हूँ। देखिए यहाँ पे हमें पता है कि सर ये इनिशियल बातें हैं, सर ये फाइनल बातें हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये करेंगे तो गुना कर लेंगे, 20 25 100, ठीक है, यानी कि सर 2500, ठीक। यहाँ पे करेंगे तो 17 चौका 68, और 68 में हम 19 गुना कर लेंगे, ठीक। अब सीधे 68 में 19 गुना कर लीजिए, ठीक। तो 19 अट्ठे कितना होता है, 19 अट्ठे 52 से होता है। ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे क्या हम करते हैं, क्या मैं छोड़ दूँ क्या आपके लिए, ध्यान सुनिएगा। ये मेरा इनिशियल हो गया, ये हो गया फाइनल, यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट, बस समझिएगा, ये आ गया डिस्काउंट। तो आपको निकालना डिस्काउंट प्रतिशत, एकल छूट है ना। तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, बात समझिएगा। यहाँ पे ये क्या करिएगा कि देख दीजिए कितना का डिस्काउंट है, बटा 2500 गुना 100 करके निकाल के बता दीजिएगा कि क्या आपका आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई आपको, पक्का। मैं आगे चलूँ, अगर आप बोलेंगे तो कर देंगे, है ना। अब गुना जब करिएगा तो ऐसे करेगा, 19 अट्ठे 52 से 19 जो भी है, तो ये इस तरीके से गुना होता है, ना कि 9 से गुना करेगा, प्लीज, ठीक है ना। नेक्स्ट अभ्यास सुनेगा, यदि ए और बी की तृतीय अनुपात और ए बी सी के चतुर्थ अनुपात का अनुपात 3:4। देखिए ए और बी का तृतीय अनुपात जब निकालते हैं तो हम तृतीय अनुपात निकालते कैसे हैं, b² ये होता है तृतीय अनुपात। ये बात हम पिछले वीडियो में कई बार बता चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं। बोला कि ए और बी का तृतीय अनुपात निकालना है तो सर b² होता है, और ए बी सी का चतुर्थ अनुपात होता है तो सर ये, अच्छा कैपिटल ए है तो कैपिटल ए ही लिख लेते हैं ना। तो आप बोलिएगा सर ऐसे कैसे हो गया, देखिए कौवा बोल रहे हैं ना, कौवा बोल रहा है तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते हैं, b² होता है, ऐसा समस्या है। उसके बाद क्या होता है, bc/a होता है चतुर्थ अनुपात, bc/a, ये याद रखिएगा। इसका ये चतुर्थ अनुपात है, ये चतुर्थ अनुपात है, और इसका ये तृतीय अनुपात है, ये तृतीय अनुपात, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, b से ये b² कट जाता है, b इंटू b करते हैं तो ये स्क्वायर वाला काट देते हैं, ठीक है। अब b बच गया यहाँ पे a से a कट गया, यानी कि b बराबर c आ गया, बस समझिए, b बराबर क्या आ जाएगा जी, c आ गया। अब हमें पता है, एक और बात ध्यान में रखिएगा प्लीज, यहाँ पे ये बोला था, एक मिनट, यहाँ पे ये बोला था कि इनका तृतीय अनुपात और इनका चतुर्थ अनुपात का जो अनुपात है, बस समझिएगा, तथा तृतीय अनुपात तथा चतुर्थ अनुपात का अनुपात, एक काम करेंगे क्या, हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, क्योंकि ऐसे बोला था ना, कोई बात नहीं, सॉरी भाई, फिर से देख लीजिएगा। बोला है कि यदि a और b का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात करेंगे सर तो b² होता है, ठीक है, का अनुपात a b c का चतुर्थ अनुपात तो सर bc/a होता है, ठीक है, बराबर। सर ये बोला था कि 3:4 है, 3:4 है, तो bc/a बताया ना, ठीक है ना। तो हमको पता है कि सर ये वाला इसमें जाता है, ये वाला इसमें जाता है, ठीक है। तो हम करेंगे तो सर b² हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा a b c। अब a से a कट गया, b² से b कट गया, यानी कि b/c का वैल्यू आ गया 3/4। अब हमसे पूछा क्या, b और c का अनुपात, तो b और c का अनुपात नहीं पूछा था, तो 3:4 यहाँ पे आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। ये बात को कभी भी ध्यान रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन ऐसा ही बनता है, ठीक। आगे चलो, नेक्स्ट आगे चलेगा तो बोला है कि एक वाहन, आ रहा समझ में ना, हाँ ठीक है, एक वाहन द्वारा एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है। देखिए भाई, बोला है कि एक वाहन है, एक गाड़ी है, जो कि बोला है कि एक वाहन द्वारा एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है। यदि उस दूरी के आधे भाग को किसी दूसरे वाहन द्वारा दुगना समय में तय किया जाता है तो दोनों वाहनों की चालों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए हमें पता है कि अगर सर डिस्टेंस हम फिक्स मान लेंगे अपने से, कुछ कर करके, कुछ जादू टोना करके, है ना, जादू टोना कर दो, हाँ? जादू टोना कर दो मैं। चलिए नेक्स्ट बात समझिए। बोला है कि एक वाहन द्वारा एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है। हम मान लेते हैं कि एक वाहन द्वारा d डिस्टेंस तय किया जाता है, ठीक है। अब बोला है कि जो निश्चित चाल से तय किया जाता है, ध्यान सुनिएगा,
यदि उस दूरी के आधे भाग को, तो अगर हम आधे भाग को किसी दूसरे वाहन द्वारा दुगुना समय में तय कर किया जा सकता है। तो एक गाड़ी था, अगर उससे आप जा रहे थे तो एक टाइम लगा रहा था शुरू में, ठीक है, एक टाइम लगा रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरा गाड़ी लेकर के आए तो उसका आधा गए हैं लेकिन दुगुना टाइम लगा दिया है। बात समझिएगा। अगर हम एक पूरा एक में जा रहे थे तो ये बोल रहा है कि जब आप दूसरा गाड़ी लेके आए हैं तो यहाँ तक ही गए हैं, 2 टाइम लगा दिए हैं, तब पूरा जाने में कितना टाइम लग जाता, 2 और लग जाता, तो टोटल जाने में 4 टाइम लगता, ठीक है। दोनों नया वाला गाड़ी से, जो भी है पुराना वाला गाड़ी से, तो ये 4 लग जाएगा टाइम से। तो इसका स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। ये बात को हम समझा चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सर डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ये बात हम बता चुके थे आदम के जमाने में। और स्पीड बराबर डी/टी होता है ना, और टी बराबर होता है डी/ए। ये तीनों बातें को हम बता चुके हैं। उसके बाद मैं बताया था कंसेप्ट वाली बात है। तो कंसेप्ट क्या बताया था कि जब डी कांस्टेंट होता है बउआ, जब डी कांस्टेंट होता है तो डी के सामने एक रख दीजिएगा, तो एक बराबर होता है एस इंटू टी। हम कह सकते हैं कि 1/s बराबर टी, अर्थात इधर से लेके चलेंगे तो 1/s उसका समानुपाती होता है टाइम का, सॉरी 1/s समानुपाती होता है टाइम का। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि स्पीड जो होता है टाइम का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात को मैं बताया हूँ, तो आंसर आ जाएगा 4:1, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ये सभी बातें आपको जाननी बहुत जरूरी हो जाती है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चल, नेक्स्ट बोला कि एक कारखाने में लागत लगातार 5 महीनों में इतना रुपए, इतना रुपए, इतना रुपए और इतना रुपए इकाइयों का उत्पादन होता है। छठे महीने में कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए ताकि 6 महीनों का औसत उत्पाद 7200 हो जाए? कोई बात नहीं, हमको पता है सर कि 6 महीना का 7200 हो जाता है। 7200 लिख दीजिए बराबर। हमको पता है सर कि इसमें सर 7482 हो गया था, ठीक है। इसमें सर 8952 हो गया था, ठीक है। प्लस इसमें सर 6524 हो गया था, ठीक है। फिर प्लस प्लस, ठीक है, इसमें सर 8432 हो गया था। हम मान लेते हैं कि सर 1 2 3 4 और 4 और एक यहाँ पे 6562 हो गया, ठीक है, 6562 हो गया, ठीक है। अब सर अगला जो हुआ था वो हम मान लेते हैं कि छठा जो हुआ था x हुआ था। इन सबको इधर का जोड़ इधर के जोड़ के बराबर कर दीजिएगा, इधर का, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, टोटल बराबर टोटल कर दिए, ठीक है, टोटल बराबर टोटल कर दिए, बस समझिए, ठीक है। ये टोटल बराबर टोटल कर दिए। अब ये इसके बराबर कर दीजिएगा, जो x का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। x का मान आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कितना आंसर आ रहा है ना। चलिए मैं आगे बोलूं। चलिए बोल रहा एक अर्धगोला, भाई अर्धगोला का आ गया है ना, तो अर्धगोला का पूरा फॉर्मूला हम बता के रख चुके हैं, है ना। मैं चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप खुद ही बना, क्या मैं छोड़ दूँ? वरना आप बोलेंगे, आप छोड़ेंगे तो बोलेंगे सर सब क्वेश्चन तो आप छोड़ ही देते हैं, कैसे करें? बात समझ में? ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई? चलिए बात सुनिएगा। अर्धगोला है, ठीक है। अर्धगोला के लिए मैं कुछ रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। हमको पता है अर्धगोला को इंग्लिश में हेमिस्फीयर कहा जाता है ना। अर्धगोला का वॉल्यूम जो होता है कितना होता है, 2/3 πr³ होता है, 2/3 πr³ होता है, ठीक है। इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2πr² होता है, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है ये 3πr² होता है। देखिए भाई हम बोल बोल के याद करवा देते हैं। एक चीज याद रखिएगा, एक होता है πr², एक होता है 2πr², एक होता है 3πr², एक होता है 4πr², ठीक है। πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, 2πr² होता है किसका, अर्धगोला का कर्व सरफेस एरिया, है ना। 3πr² होता है टोटल सरफेस एरिया, और 4πr² होता है गोला का पूर्ण क्षेत्रफल, या फिर आप ये कह सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बात को ध्यान रखिएगा, केवल 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये बात को ध्यान रखिएगा। मतलब कि πr², ये मैं बस कनेक्ट करके आपको दिखाना चाहता था कि देखिए इस टाइप से आप याद कर सकते चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था, देखिए यहाँ पे क्या बोला था, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमको पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सर 2πr² होता है। कितना होता है, 2πr² होता है सर। 2 × पाई का मान सर 22/7 कहने के लिए बोला है, सॉरी ये रखने के लिए बोला है, और सर r का मान है 42, तो 42 × 42 कर देते हैं। सर हमें पता है ये 42 है तो सच्चक 42 हो जाएगा, ठीक। तो हम कर देंगे 2 × 42, 2 × 22 गुना 42 गुना 6, 42 गुना हो जाएगा 44 × 42 गुना 6, ठीक है। इसको आप गुना कर लीजिएगा तो 6 दूना 12, 12 चौक 48, लास्ट में आएगा 8, ओ 4 दूना 8, 8 छक 48, लास्ट में आएगा 8, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ? क्या बोला है, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा ज्ञात करिए। सॉरी, इसका आधा बोला है, तो आधा करने के लिए तो आधा से भाग करना पड़ेगा। ठीक किया है कि देख लिया, वरना बाद में बोलते हैं क्या कि आप सॉरी कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, मार के कपार फोड़ देंगे। देखिए ये 2 है, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये 4 दूना 8, 18 की 24, कितना हो जाएगा जी,
4 दूना 8, 18 के 24, लास्ट में सर 4 आएगा। तो सर ई ऑप्शन नहीं होगा, ई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब देखिए क्या होगा। अब ऐसे गुना कर सकते हैं आप, गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप गुना कर लीजिएगा 44 में 42 से गुना 3 से। मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। इसको गुना करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, एक और बात आप बोलिएगा कि सर आप बार बार छोड़ के क्यों भागते हैं, गुना आप क्यों नहीं कर देते खुद। आपको ही तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं आता है, तो सामने से आकर के पूछिएगा, आता है। जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं हमसे उनको पता है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेट करना आपके लिए छोड़ता हूँ, मैं जानबूझ के छोड़ता हूँ, ताकि आप कैलकुलेट करके कुछ फील कर पाए कि हाँ मैं भी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। होता है क्या है, बच्चे डायरेक्ट अगर मैं सब चीज़ कर दूं तो बच्चा नोट डाउन करके निकल जाता है। कुछ बच्चे होते हैं लेट करके अपना एकदम आराम से करते हैं, वीडियो देखते हैं, चलिए हो गया ये वो 9 17 हो गया, हाँ खत्म, आंसर तो देख ही दिए आप। जब आप कैलकुलेट करेंगे मन में संदेह होगा अगर छोड़ने के बाद कि सर गलत बता रहा है सही बता रहा है, आप कैलकुलेट करने के लिए बैठ जाइएगा। जब कैलकुलेट करिएगा तो यानी कि पढ़ लिए। बात समझ में आ रहा है। तो केवल वीडियो देखने के नहीं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी स्थिति में। चलिए, बोल रहा है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और बढ़ी हुई संख्या 20% की कमी की जाती है। मूल संख्या में हुए परिवर्तन का शुद्ध प्रतिशत क्या है। देखिए, बोला है कि एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर बोला है कि बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। तो सर 10% की वृद्धि यानी कि 10 से 11 हो जाएगा, ठीक। अब 20% की कमी यानी 5 से सही 4 हो जाएगा, ठीक। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी होगी, यानी कि सर 50 से हो जाएगा 44, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 4, अब सॉरी 6, तो 6 दूना 12% की क्या हो जाएगी, कमी। कमी क्या है, यहाँ पे है कमी। ये बात को हम बताए थे कि देखिए अगर यहाँ पे कमी में 6 देखे तो ये है इनिशियल, ये है फाइनल, तो इसको कर दीजिए 100, तो दुगना करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दुगना करेंगे तो 88 हो जाएगा, ये दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो सीधे 100 से 88 पे गया तो 12। या फिर ऐसे बताए थे आपको कि देखिए अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, 50 से 44 से मारिए तो 6 करते, 6/50 करते गुना 100 करते तो भी आ जाता 12 ही %। लेकिन भाई इतना करिएगा तो नहीं होते रहे, ठीक है। मैं कुछ तरीका बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। अगर हम ये दिख रहा होगा 50 से 44 पे जाते हैं, बस समझिएगा, तो कितना की कमी है 6। ये इसको 100 मान लीजिए आप अपने मन से, तो दुगना करेंगे तो 100, तो मन में मान लीजिए कि 6 दूना 12 यानी कि 12% की ये कमी हुआ है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर हम 25 से 28 पे गए तो हम पूछेंगे कितना प्रतिशत बढ़ गए हैं, तो हमको पता है कि सर 25 से 28 गए तो कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। सर ये 25 में 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है। 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12% हो जाएगा, ठीक है। अब बात समझिएगा, हमारा यहाँ पे 20 है, ठीक है, यहाँ पे आ गया 88 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 28 मान लेते हैं। तो हमको पता है सर कि 8 बढ़े हैं। अब यहाँ पे 100 बनाइए, 20 × 100 तो 8 × 40 यानी कि 40% का वृद्धि हुआ। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना सीखना होगा। आगे से मैं जब वीडियो में ऐसा बात आएगा तो मैं डायरेक्ट निकालूंगा। और ये बात बताया गया आपको कि 100 से जब 121 हो जाता है तो डायरेक्ट 21% का वृद्धि होता है। अगर 100 से कोई चीज़ 19 हो गया तब सॉरी 119 हो गया तो यहाँ पे 19% का वृद्धि हो गया। अगर मैं करूँ कि 100 से आपका 98 हो जाता है तो सीधे कितना की कमी है, 2 की कमी आता है, 2% की कमी हो गया। ये सब बातें हम आपको कैलकुलेशन के लिए समझा रहा है, कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से समझा रहा है, ताकि आप बहुत बेहतर स्थिति में आ सकें कैलकुलेट करने के लिए, है ना। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक। जब आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर 10 मिलता है आपको। बोला कि एक निश्चित अवधि के लिए 2300 की राशि 10% की वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 483 रुपए है, तो वर्ष की अवधि ज्ञात करें। अच्छा भाई, ये बोला है कि 483 रुपए ये ब्याज कमाना है। बस समझिएगा हम कैसे बनाएंगे। 483 रुपए ये ब्याज कमाना है, ठीक है। और कितना रुपए पे कमा रहा है, तो 2300 रुपए कमा, ठीक है। और गुने 100, ये डबल जीरो कट गया है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि R% बराबर कैसे निकालता है, ऐसे ही निकालता है। ये बात को समझिए। और कितना टाइम के लिए, तो मैं इसको कैलकुलेट कर दूंगा, मैं बताऊंगा कैसे पकड़ूंगा। पहले निकाल लीजिए कि मोटा मोटी तौर पे R कितना है, ठीक है, R कितना है। अब हम क्या करेंगे, 23 से भाग करेंगे, तो सर ये 23 × 46 होगा, ठीक है। और 23 से कम 30, ये 21% आ गया। 21% कब आ जाता है, जब 10% हो, और जब टाइम 2 साल होता है तब आता है 21%। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 21% आंसर यानी कि 2 साल आ जाएगा। एक ये तरीका है, ऐसे पकड़ने का तरीका है ताकि आप जल्दी पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर आपका मन है कि नहीं, एक निश्चित धनराशि अवधि के लिए 2300 रुपए की राशि 10% वार्षिक की दर से इतना रुपया संयोजित करता है, 483 रुपये है, तो वर्षों की अवधि ज्ञात करें। तो ये भी एक तरीका एक और है कि आप ऐसे करिए। देखिए यहाँ पे सर, ध्यान सुनिएगा सर, यहाँ पे हमें पता है कि ये कितना है, 10 से 11, लेकिन ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा भाई। इससे बेहतर मैं इसको मानता हूँ, इस बात को मानिए, ठीक है। 10% के रेट से हम देखते हैं कि कितना सक्सेसिव लगाएंगे, 21 से आएगा। ये बात को मानिए, ठीक है। इतना करके बहुत अच्छा हो जाएगा आगे चल करके, ठीक। मैं आगे चलूँ,
क्वेश्चन नंबर आता है 11 नंबर। 11 नंबर ये कह रहा है कि k+3, k+2, 3k-7 और 2k-3 दिए गए क्रम में समानुपात में हो तो चतुर्थ अनुपात न्यूनतम मान ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत मेहनत तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है नहीं आपके नज़रिए से, क्योंकि आपके लिए अच्छा क्वेश्चन वही कहलाता है जो आपसे तुरंत बन जाता है। तो थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को बना के देखिए, आपका मशक्कत निकल जाएगा, है ना, आपको पता चल जाएगा। देखिए क्या बोला है, k+3 है ना, k+2, ठीक है, 3k-7 और 2k-3। अब देखिए सबसे पहले बात ध्यान सुनिएगा, चतुर्थ अनुपाती का न्यूनतम मान ज्ञात करें, तो ये याद रखिएगा ये चतुर्थ अनुपाती कहलाता है, ये तृतीय अनुपाती कहलाता है, ये द्वितीय अनुपाती, ये फर्स्ट अनुपाती, ऐसे सोच सकते हैं आप। इसको क्या कहते हैं, चतुर्थ अनुपाती इसी को कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा जिसको हम सर्कल किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 2k-3 है, ठीक है, 2k-3 है और ये आ जाएगा k+3 और यहाँ पे आ जाइएगा तो ये 3k-7 है और ये आ जाएगा k+2, कितना है k+2। इस बात को समझिए आप, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता है k से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2k² हो जाएगा, ठीक है, और ये जब k से गुना करेंगे तो -3k हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6k हो जाएगा और 3 3 9 यानी -9 हो जाएगा। ये 3 से गुना करेंगे तो 3k² हो जाएगा, -7k हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6k हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 14। यहाँ तक आपको समझ में आने के बाद आप क्या करेंगे, ये 3k है, ये 2k है, तो इधर जाएंगे तो k² हो जाएगा, सीधे लेके जाते हैं। ये -3k है, 6k है, तो प्लस 3k यहाँ पे हुआ और -7k प्लस 6k यानी कि -k यहाँ पे हुआ, जब प्लस 3k इधर जाएगा तो -4k हो जाएगा। ये बात आप समझिए, नहीं तो इसको एक बार और सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पे क्या है, -14 है, प्लस है, तो यहाँ नहीं कि ये माइनस है, ये इधर माइनस है, ये जाएगा इधर तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -5 = 0। देखिए जी ये बहुत बड़ी बात है, ये डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको इतना आना चाहिए, अगर सब चीज़ों को तोड़ तोड़ के लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आता है वो आता है, ध्यान सुनिएगा, वो आ जाएगा एक k-1 और एक k+5 गुणनखंड। इसका जब आप गुणनखंड करिएगा, हम उम्मीद लगाते हैं कि आपको गुणनखंड आता है। अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है तो आप जाकर के सर्च करिए कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं, लेकिन आप हमसे पढ़ क्यों रहे हैं, जब जा करके सर्च करिएगा तो गुणनखंड निकालना हम सिखाएंगे भाई आपको, कोई बात नहीं, क्योंकि आता है डायरेक्ट गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो मैं बताता हूँ इसको कैसे निकालते हैं। देखिए ऐसे इसको निकालते कैसे, ये k² -4k -5 है, ये इसको क्या करिए कि पहला वाला को अंतिम के साथ गुना करिए तो क्या हो जाएगा 5k² हो जाएगा, बात समझिएगा। और ये क्या है 4k है, तो देखा ये जाता है k² का k² पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको 4k जोड़ने या घटाने पे लाना होता है, ये बात आपको सर बताए होंगे, ठीक। जोड़ने या घटाने पे 4k आना चाहिए, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं -1k प्लस 5k, बात समझिएगा। तो जोड़ने या घटाने पे ये 4k आ गया, देखिए यहाँ पे सॉरी ये प्लस रखिए, यहाँ पे माइनस रखिए, एक मिनट, थोड़ा सा छोटा वाला रबर लेना होगा हमको मिटाने के लिए। रबर कहाँ पे है भाई, ये रहा रबर, हाँ मेरा रबर यही है ना, ये चलिए। देखिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे कैसे कि गुना करने पे, इन दोनों का गुना करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाता है। देखिए 5k² आ जाएगा, देखिए अब लास्ट वाला -5 है तो -5 रख दीजिए। अब हम क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, यहाँ से k कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा k, ठीक है, +1, यहाँ से -5 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा k+1, अर्थात गुणनखंड मेरा आ जाएगा k, यहाँ पे देखिएगा ये k-5, एक यहाँ पे प्लस लिख देते, अच्छा जी ठीक है, क्या निकाल देते, यहाँ पे क्या आ जाएगा k-5 और k+1, k-5, ठीक है, और k+1, ये k+1 और k-5 मेरा गुणनखंड आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर k का जो मान आया, एक आया मेरे पास -1, क्योंकि ये बराबर 0 रखा जाता है, और सर k का यहाँ से जो मान आया 5 आया। तो देखिए आप तुरंत क्या करेंगे, ऐसा टिक करके 5 भाग जाएंगे, लेकिन भाई अगर टिक करके 5 भाग गए तो आपका नंबर कट गया। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें, ना कि पूछा है k का मान ज्ञात करें। ये बहुत अवेयर रहने वाली क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपसे k का मान पूछा नहीं है, आपसे पूछा है चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। तो चतुर्थ अनुपात में एक बार इसको मान रखिए, एक बार इसको मान रखिए, और देखिए कितना आता है, ठीक है। तो जो आएगा उसमें पूछा आपसे कि न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान। तो भाई हम क्या करते हैं, k का मान यहाँ पे पुट करते हैं, k का मान माइनस रखेंगे तो
2 इंटू -1, ठीक है, और -3 करेंगे तो -2, ठीक है, और -3 अर्थात -5 आंसर आ जाएगा। अब सर आप k का मान -1 ही क्यों रखे? आपको पता है कि k का मान यहाँ पे प्लस रखते तो 5 गुना 10, 10 में से 3 घटता तो 7 आता, जो कि कम नहीं है, वो वाला आएगा कम। मेरा क्या आएगा? -5, तो -5 आता। अगर पूछता है कि इसी इक्वेशन के लिए चतुर्थ अनुपाती का मैक्सिमम मान कितना होगा, अधिकतम मान कितना होगा, तब हम k का मान 5 रखते हैं। तो रखते हैं यहाँ पे 5 गुना 10, 10 में से 3 घटता तो आंसर आ जाता है कितना? 7, जो कि आंसर यहाँ पे 7 मेरा मैक्सिमम पूछता तो आता है। ये बात को ध्यान रखिएगा, ये इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझने वाली क्वेश्चन थी। थोड़ा सा मैं समय लगाया हूँ जानबूझ करके, लेकिन आप सभी बातों को समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट, बोला है कि एक डीलर उस वस्तु पर 25% की अतिरिक्त छूट देता है जिस पर पहले से ही अंकित मूल्य 20% की छूट है। यदि कोई क्रेता वस्तु के लिए 1500 रुपए का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। हम मान लेते हैं कि विक्रेता का पहले का जो अंकित मूल्य था वो 1 रुपया था, ठीक है। अब क्या है कि 20% का छूट दिया है पहले से ही, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 का सामान दे दिया था 4 में। देखिए 20% का छूट का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में से 1 घटा देंगे, यानी कि 4/5 में ही पैसा दिया था। लेकिन ये पैरवी लगा दिया कि भैया 10 रुपये छुड़वा दीजिए ना, तो जाकर के 25% छुड़वा दिया। बात समझिएगा, तो 25% छुड़वा दिया, इसका मतलब होता है 1/4 छुड़वा दिया, यानी कि 4 रुपये का सामान ये 3/4 पे करवा दिया छुड़वाने के बाद। और यही इसी का भुगतान कर दिया, कितना रुपए? 1500 रुपए का ये भुगतान किया। बस समझिएगा, 1500 का भुगतान किया। तो यहाँ से जो आप बात समझिएगा, x का मान जो निकाल लेंगे वही आपका अंकित मूल्य होगा। तो x का मूल्य आप कैसे निकालेंगे? 3 से काटिएगा, देखिए 4 से 4 कट गया, 3 से काटेगा तो 3 × 5 = 15 कटता है, ये 500 आ गया। अब 50 25 करिएगा, अर्थात 2500 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 2500, यानी कि अंकित मूल्य कितना है जी? 2500 रुपए। क्वेश्चन कैसे बनेगा और भी बात है। पहली अगर मात्र एक छूट ही देता तो कितना रुपया दुकानदार को प्राप्त होता? तो 2500 का 4/5 प्राप्त होता, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि एक वस्तु के मूल्य 30% की वृद्धि की जाती है और फिर भी 30% की कमी की जाती है। देखिए एक वस्तु का मूल्य 30% की वृद्धि की जाती है और फिर 30% की कमी की जाती है, तो वस्तु का मूल्य में शुद्धतम प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। एक बात को ध्यान रखिएगा, जब ये एक ट्रिक बता रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब किसी वस्तु को 1% बढ़ाया जाता है, जब किसी वस्तु को 1% बढ़ाया जाता है और फिर 1% घटाया जाता है, बात समझिएगा, तो उसका जो ओवरऑल चेंज होता है ये माइनस में आता है a²/100। इस बात को ध्यान रखिएगा, ओवरऑल चेंज कितना होता है? a²/100। तो हमको पता है सर 30 क्या है, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, 900 में जब 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, और हमेशा हानि होती है तो 9% की कमी हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, इस बात को समझिए। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका सक्सेसिव से बनाने का था हमारे पास। क्या होता है सक्सेसिव से? हमें पता है कि सर एक बार 30% की वृद्धि किया, यानी कि 100 का सामान आप 130 में बेच दिए, फिर बोल रहा है कि 100 का सामान आप 70 में बेच दिए। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से ये होता है इनिशियल और ये होता है फाइनल, इसको सॉल्व करना हम सिखा चुके हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। अब आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन नंबर है 14, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखिए जब सबसे बड़ी संख्या मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जब बोला जाए आपसे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हमेशा HCF निकालिएगा। जब छोटी संख्या बोला जाएगा तो हमेशा एलसीएम निकालिएगा, ठीक है। छोटी संख्या में एलसीएम निकालने का क्या क्या पहचान है? जब बल्ब वाला क्वेश्चन आ जाए, कि 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड पे बढ़ती है तो वो कब एक साथ बढ़ेगी या इतना देर में कितना बढ़ेगी, है ना, इस टाइप से आता है। बल्ब वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन आ जाए, घंटी वाला क्वेश्चन आ जाए, तो वो सब एलसीएम में होता है, ठीक है। और एचसीएफ में क्या होता है? तो एचसीएफ में आ जाता है मापने वाला क्वेश्चन, ठीक है। इन सभी बातों को आप तभी समझ में आ रहा होगा जब आप बाकी नोट्स को रिवीजन करके आए हैं और अभी तक का वीडियो आप देख लिए हैं, है ना, अभी से पहले तक का या अभी तक का? हाँ, अभी तक का। चलिए, तो बोल क्या रहा, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें क्रमशः 73, 98 को विभाजित करने पे 4 और 6 शेष बचता है। तो हमको पता है सर ये 73 है, सर हमें पता है सर 98 है, ऐसे संख्या कैसे निकलता है बताते हैं। तो 73 में से 4 घटा दीजिए सर 98 में से 6 घटा दीजिए सर, 73 में से सर 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 69, ठीक है, 69 69। ये कितना आ जाएगा सर? ये 98 से करेगा तो ये आ जाएगा 92, ठीक है। तो सर इसको तोड़ते हैं तब सर ये 23 69 होता है और सर ये होता है 23 चौका 92। अर्थात हम कह सकते हैं कि सर इनका जो HCF आएगा वो 23 आएगा। कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। या यूं कहें कि 69 का और 92 का आप HCF निकाल देते तो HCF आ जाता 23। देखिए HCF निकालने का कई तरीका है, अगर आप हमसे HCF पढ़े होंगे तो आपको पता है, ठीक है, कि छोटी संख्या में HCF निहित होती है। फिर बताया था कि इनका अंतर देखिए, अंतर कितना आ जाएगा 23,
क्या 23 इसको काट दे रहा है? जी काट रहा है। क्या 23 इसको काट दे रहा है? हाँ काट रहा है। अर्थात ये संख्या 23 से कट जाएगी, अर्थात इसका HCF 23 होगा। इस तरीके से हम बताते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? HCF इसका 23 आ जाता है। अब बात समझिएगा, क्या एक ही क्वेश्चन आप पढ़ के खुश रहेंगे? नहीं, प्रिंसर है तो एक क्वेश्चन पढ़ा करके खुश नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताता हूँ इसमें। देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए कम से कम एक क्वेश्चन जान जाइए आप। क्वेश्चन एक और ऐसे बनता है कि ABCD संख्या, ठीक है, ABCD संख्या है, इसका वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो समान शेषफल दे। ऐसा आता है, समान शेषफल दे। बात समझिएगा। हम कुछ नहीं करते हैं, A माइनस बी, ठीक है, B माइनस सी, ठीक है, C माइनस डी, ठीक है, और D माइनस ए का आपस में ये घटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो संख्या आता है हमारे, तो ये X आया, Y आया, ये Z आया, ठीक है, और ये T है, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं का हम HCF निकाल देते हैं। ये याद रखिएगा कि बड़ी से बड़ी संख्या जरूर बोलेगा, ठीक। हम एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताया, ये बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको लिखना है तो आप पीछे जाइए, आवाज से जो बोले उसको लिख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ूँ, ठीक। और बोले, हाँ एक और बात, यहाँ पे क्या बोला था? यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, बोला था कि इतना और इतना से विभाजित करने पर इतना और इतना शेष बचता है। अगर हम बोले कि A से विभाजित करने पे x शेष बचता है, B से विभाजित करने पे y शेष बचता है, तो पहले हम a माइनस x b माइनस y करते हैं। यहाँ पे कुछ संख्या आ गया t और यहाँ पे मान लेते हैं p, फिर t और p का हम HCF निकाल देते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है? मैं आगे चलूँ। नेक्स्ट बोला है कि नींबू 2 रुपए में 3 की दर से। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो आर्टिकल आप इक्वल करते हैं, ठीक है। इधर रुपया लिख देते हैं, इधर आर्टिकल लिख देते हैं, आर्टिकल मतलब समान, ठीक। तो बोला कि 2 रुपए में 3 नींबू की दर से खरीदते हैं, CP है, खरीदे हैं 2 रुपए में 3 को नींबू खरीद लिए। फिर आगे बोला है 3 रुपए में 2 की दर से बेचते हैं, 3 रुपए में 2 की दर से बेचते हैं। बस समझिएगा, ये हो गया आपका SP। हमारा ये कहना है कि आर्टिकल इक्वल करिए, तो क्या हम इसमें 3 से गुना कर लेंगे, क्या हम यहाँ पे 2 से गुना कर लेंगे, क्या यहाँ पे 2 से गुना हम करेंगे, क्या यहाँ पे 3 से गुना करेंगे। तो देखिए 4 रुपए में आप खरीदे हैं, ये आर्टिकल इक्वल हुआ ना, ये 3 दूना 6, 3 दूना 6 है ना। चलिए, तो ये 2 दूना 4, ये 3 3 9। अब बात समझिएगा, तो 4 से कितना हो गया 9, तो फायदा कितना हुआ 5 का, कितना पे 4 पे, 5/4 का मतलब होता है 125%, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं, आगे मैं बढ़ूँ, ये काट देता है सर। आप बोलेंगे सर गलत बता रहा है, गलत पढ़ा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे डायरेक्ट भी हो जाए 2 दूना 4 3 3 9, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जाने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको, कुछ सिखाना चाहता हूँ, है ना। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा। जितना रिवीजन करिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा, उतना आप आगे बढ़ेंगे, उतना अच्छे होंगे पढ़ने में, ठीक है। लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आप वीडियो देखते रहिएगा, लगातार अपना नोट्स बनाते रहिएगा, है ना। और बाकी अभी मित्र से थोड़ा सा बच के रहिएगा। मित्र, देखिए हर एक कोई मित्र आपका नहीं हो सकता है, कुछ मित्र आपके होंगे, बहुत खास होंगे, मैं इस बात को मान रहा हूँ, इस बातों को, ठीक है। लेकिन प्लीज़ उन सभी से बच के रहिए। आप अपने लिए बस पढ़िए, है ना। कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता, फाइनली आपको आपके लिए ही खड़ा होना होता है। इस बात को ध्यान रखना होगा आप आगे से बहुत बेहतरीन ढंग से। अगर आज आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप लड़के हो या लड़की हो, लड़की के साथ समस्या हो जाती है कि 2-3 सालों के बाद आपकी शादी करवा दी जाती है किसी और से, या फिर आपके फैमिली प्रेशर देने लगते हैं कि प्लीज़ आप शादी कर लो। मैं बार बार इन बातों को समझाता हूँ। बॉयज के साथ आपके साथ ये समस्या होगा कि आपके घर वाले अभी काम दे रहे हैं, ठीक है, और वही घर वाले 3 से 4 सालों के बाद आपसे पूछने लगते हैं कि कितना दिन और नौकरी की तैयारी करोगे भाई, कितना दिन और। तो दैट टाइम आपको बोलते हैं लोग कि जाओ बाहर कमाओ। तो दैट टाइम आप मैनेज नहीं कर पाइएगा, तो थोड़ा सा घर के कामों से बाहर आइए प्लीज़, ठीक है। ज़्यादा उलझने की बात नहीं है। आप बोल दीजिए कि हमको 3 साल पढ़ने के लिए दे दीजिए, 2 साल पढ़ने के लिए दे दीजिए, 1 साल पढ़ने, जो भी आपका क्षमता है उसके अनुसार से आप मांग लीजिए, ठीक है। और प्लीज़ पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है, इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे, एकदम से ध्यान रखना है। बहुत ज़रूरी बातें हैं ये सब, ठीक है। हाँ, तो बाद में मत बोलिएगा कि सर हम समझाया नहीं, ठीक है। तो समय रहते समझ लेना ही बेहतर होता है, ठीक है। तो बाद में बहुत दबाव दिया जाता है, खास करके लड़कियों को, शादी कर लो, शादी कर लो, है ना। बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं बस समझाने के लिए बताया, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक तेज ट्रेन 192 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन देखिए बोला है एक तेज ट्रेन 192 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 2 घंटा कम समय लेता है। बात समझिएगा, मतलब 2 ट्रेन है, एक ट्रेन भी 192 किलोमीटर जाता है, दूसरी ट्रेन भी 192 किलोमीटर जाता है, लेकिन पहली ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन से 2 घंटा कम लेता है, ठीक है। क्या बोला है कि 2 घंटे कम समय लेता है। यदि धीमी ट्रेन की चाल तेज ट्रेन की गति से 16 किलोमीटर कम है, मतलब धीमी ट्रेन वाला 16 किलोमीटर कम है और वो ज्यादा होगा, अब ऐसी बात है। तो सबसे पहले हम फिर बोला है, तो धीमी ट्रेन और तेज ट्रेन की गति ज्ञात करें। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि धीमी ट्रेन, ठीक है, और तेज ट्रेन के बीच का अंतर है 16 किलोमीटर, और उसका स्पीड ही पूछा है, तो ये सब स्पीड दिया होगा।
ये सब स्पीड दिया होगा। तो देखते हैं कि अंतर कहाँ से हो रहा है सर, तो 30 है यहाँ पे, यहाँ 40 है, तो अंतर सर 10 का आ रहा है, यानी कि आंसर नहीं होगा, ऑप्शन काटना सीखे। ठीक है, अब हमें पता है सर कि 28 यहाँ पे 34 है सर, तो इसका डिफरेंस 6 ही है सर, ये भी आंसर नहीं होगा। दो ऑप्शन हम काट दिए। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाते हैं, फिर आगे बोला कि सर ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये 48 है, ये 64 है, दोनों का अंदर 16-16 है, इस बात को मानिए आप। ठीक, लेकिन वो बोला है कि T1 और T2 का जो अंतर है वो 2 घंटा है। ठीक, हमें पता है कि T1 कैसे मिलेगा सर, डिस्टेंस बटा स्पीड करेंगे, D1 बटा S1 करेंगे तो D1 मिलता है, और D2 बटा S2 करेंगे तो T2 मिलता है। तब कुछ समय के लिए बात को मान लेते हैं कि ये स्पीड, पहला का जो स्पीड होगा धीमे वाला का 32 होगा। तो जब 192 में जब हम 32 से भाग करेंगे, बात समझिएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 6, बात समझिएगा 6, यानी कि 6 घंटा यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे जब हम 192 में जब हम 48 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, बस, क्योंकि 48 होगा 192 होता है तो आ जाएगा 4। क्या इनका अंतर 2 आ गया, तो 2 आ गया, यानी कि ये वाला आंसर हो सकता है मेरा। अब यहाँ पे देखिएगा ये 48 से 192 है, तो ये अंतर करिएगा तो 48 से 192 आता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे 64 है तो 64 तिहाई 192 होता है, तो यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे अंतर आ गया टाइम का 1 ही। इस कारण से मेरा आंसर इस तरीके से आ गया। देखिए भाई, ये बहुत अच्छा तरीका है, आपको इस तरीके से समझना होगा। अगर आपको बेसिक जानना है तो कोई बात नहीं, मैं बेसिक बता देता हूँ। ये है कि बिना पेन चलाए आप क्वेश्चन सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, मैं दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे पेन चलाना जरूरी नहीं होता है हर एक समय, मैं बार बार अपने विद्यार्थियों को बताता हूँ। देखिए, अगर आपको करना है तो आपको पता है कि सर डिस्टेंस तो 192 किलोमीटर है ही, तो 192 किलोमीटर आप डाल दीजिए। ठीक है, बट और सर हम धीमी वाला ट्रेन का स्पीड हम सर x मान लेते हैं। ठीक है, और तेज वाला ट्रेन का सर स्पीड हम मान लेते हैं तेज वाला, फिर ये तेज वाला का है, ये धीमी वाला का है, ये धीमी का है। ठीक है, और ये तेज का है। ठीक है, बात समझिएगा, धीमी वाला सर तेज वाला का हम x+16 मान लेते हैं। ये T1 आएगा, ये T2 आएगा, इनका अंतर दे दिया 2 सर। ठीक है, x का मान निकाल लीजिएगा, जो x का मान आएगा वो धीमी ट्रेन का आएगा, x में जब आप 16 कर लीजिएगा तो वो आ जाएगा तेज का। ये बात मैं बता दिया हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे बढ़ूँ पक्का, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है कि एक कस्बे की जनसंख्या में वार्षिक 20% की वृद्धि होती है यदि 4 वर्ष पहले 500 यानी 62,500 थी, तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी है। बस समझिएगा, देखिए हमारी ये जो क्वेश्चन है ये जनसंख्या बेस्ड है, बार बार जनसंख्या पे क्वेश्चन आता है, तो आप जनसंख्या का क्वेश्चन देख करके जरूर जाइएगा। ठीक है, कभी रोग के कारण से घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, तो आप जनसंख्या वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए जनसंख्या वाला क्वेश्चन कुछ नहीं करिए, बस वो सक्सेसिव से बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, सक्सेसिव से बढ़ता है। ठीक है, हमें क्या बोला है, रेट दिया 20%, तो 20% है, तो बात समझिएगा 20 का मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 1/5 यानी कि 5 से ये 6 हो जाता है। ठीक है, टाइम दिया है 4, तो हम कर देंगे पावर 4, बात समझिएगा। तो 5 के पावर 4 जब हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, 5 के पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए 5 के पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 625। ठीक है, और यहाँ पे जब हम चलेंगे 6 के पावर 4 करेंगे, बात समझिएगा, जब हम 6 के पावर 4 करते हैं तो मेरा कितना आ जाता है, देखिएगा, और 6 का स्क्वायर करते हैं 36, 3 करते हैं तो 216, 6 के पावर 4 करते हैं तो 216 में आप 6 से गुना कर लीजिए, तो 16 96 और 6 दूना 12, यानी कि 1296 रहता है। बात समझिएगा, ये आता है, सुनिएगा ध्यान से, मैं सब बात बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। ये जो आता है, ये आता है आपका प्रारंभिक यानी कि इनिशियल, ये आता है, ये जो आता है इनिशियल आता है, इनिशियल पॉपुलेशन, ये आता है बाद वाली पॉपुलेशन, इनिशियल यानी कि फाइनल पॉपुलेशन। तो क्या बोला है कि एक कस्बे की जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है यदि 4 वर्ष पहले जनसंख्या इतनी थी। बात समझिएगा, यानी कि 625 का वैल्यू दे दिया था, 625,00। ठीक है, यानी कि एक का वैल्यू सर जी हो जाएगा 100। ठीक, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, तो वर्तमान यानी फाइनल जनसंख्या कितना हो जाएगा, 1296,00। 1296,00 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बात को समझिए। अगर आपसे पूछेगा कितना वृद्धि या कमी हुआ, तो यही इनिशियल में से फाइनल को घटा लेते हैं, या फाइनल में से इनिशियल का घटा लेते हैं, तो वही आपका अंतर रह जाता है। आगे मैं बोलूँ, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनता। यहाँ पे पॉपुलेशन में ध्यान रखिएगा, अगर पहला साल अगर ऐसे बोलता कि पहला साल 10% का वृद्धि हुआ, पहले 10, फिर बोलता 20% की कमी हुआ, फिर 30% का वृद्धि हुआ, हम सक्सेसिव से बनाते हैं। बस इतना याद रखिए, पॉपुलेशन का क्वेश्चन सक्सेसिव से बनाते हैं, पॉपुलेशन का क्वेश्चन किससे बनाते हैं, सक्सेसिव से बनाते हैं, ये बात को ध्यान रखिए। आगे चलो, चलिए नेक्स्ट। आगे जब हम चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमें मिलेगा क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 से पहले मैं बता देता हूँ, प्लीज आप मेरा वीडियो को जितना हो सके सब्सक्राइब करवाइए, भेज करके लोगों तक,
और जितना हो सके शेयर करवाइए, एकदम खूब भेजिए लोगों तक, है ना। लाइक करवाइए, कमेंट करवाइए, है ना, तो बेहतर होगा। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि अपना यूट्यूब चैनल का जो सब्सक्राइबर्स हैं ये रुके हुए हैं, 1-2 दिनों से देखा हूँ मैं। तो प्लीज़ आप इसको ग्रोथ करवाइए, आपकी जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमारी जिम्मेवारी है बस पढ़ा देना, है ना, उसके आगे वो आपका काम है। बढ़े ना बढ़े, मैं तो पढ़ाऊंगा ही आपके लिए, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। लेकिन थोड़ा सा सब्सक्राइबर जब बढ़ता है तो ऊर्जा आता है कि नहीं, बच्चे हमसे उम्मीद लगा बैठ रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं, चले इनका कुछ ग्रोथ करवाया जाए, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेवारी है भाई। देखिए क्या बोला, 5 पुरुष एक कार्य को 2 दिनों में कर सकता है। बोला 5 मैन किसी कार्य को 2 दिनों में कर सकता है, ठीक है। आगे बोला है कि 4 महिलाएं उसी कार्य को 3 दिनों में कर लेते हैं। 4 महिलाएं उसी कार्य को 3 दिनों में कर लेते हैं। फिर आगे बोल रहा है मैं कर सकती है। 5 बच्चे उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बोला कि 5 बच्चे उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा तीनों मिलकर के इस काम को कितना दिनों में करेगा। सबसे पहले समझिए इस टाइप के प्रश्न में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि मैन का, वीमेन का और बॉय का इफिशिएंसी से संबंधित रेशियो से क्वेश्चन बन सकता है कि किसका रेशियो कितना। 3 चीजें हैं तो अलग अलग करके दे सकता है। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैन और वुमेन का एफिशिएंसी ज्ञात करें, अगर इस तरीके का रेशियो है तो कैसे निकालते हैं। बात समझिएगा भाई, आप कुछ मत करिए, काम करिए। यहाँ पे कैसे निकल जाएगा देखिएगा। ये मैन का एफिशिएंसी निकलना है तो आपको कुछ कटने वाला दिख रहा है, कहीं पे 2 कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, कोई बात नहीं। हम एक काम करते हैं, मैन का एफिशिएंसी ऐसे निकालते हैं। हम इसको ढक लेते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, ये चरती 12 में जब 15 से गुना करेंगे तो हमको पता है कि 15 में सर 12 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, 180 आ जाता है। कितना आ जाता है, 180 आता है। क्यों? क्योंकि 15 दूना 30 की जीरो हासिल 3, 15 के 15, 15 3 18। इस बात को ध्यान रखें, हमको याद है सब चीजें, इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो सर ये 180 आता है। बात समझिएगा, यहाँ पे मैन का सर 180 मान लेता है क्वेश्चन। अब जब वुमेन का बात करेंगे, तो वुमेन वाला हम ढक लेंगे। देखिए, जिसका बात करेंगे उसको ढक लेंगे, ये वुमेन का पूरा ढक लेंगे। तो हमको पता है कि सर 25 15 यहाँ पे डेटा है और यहाँ पे डेटा 5 गुना 10 है, यानी कि 15 में 10 से गुना करेंगे तो सर यहाँ पे 150 हो जाएगा, ठीक है। अब बॉय की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बॉय वाला पूरा ढक लेंगे, पूरा ढक लेंगे बॉय वाला। अब देखिए, यहाँ पे डेटा है चढ़ती 12 और यहाँ पे है 10, यानी कि ये सर 120 हो जाएगा। ये एफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है। हम अब काट देते हैं, काटेंगे तो 30 से काटते हैं। 30 छक्का, 30 पच्चे और 30 चौका, यानी हमें पता चला कि सर मैन का एफिशिएंसी 6 है, वुमेन का एफिशिएंसी 5 है और बॉय का एफिशिएंसी 4 है। क्या आपको एफिशिएंसी निकालना आ गया? हाँ, क्लैपिंग करिए पूरा एकदम तेजी से। हाँ, तालियां तालियां तालियां। चलिए आगे चलो। अब हमें पता है कि इनका एफिशिएंसी का रेशियो 6:5:4 आ गया, ठीक। अब हमें पता है, बोला क्या है कि याद रखिएगा कि ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। तीनों का टोटल वर्क हम समान किए थे। आप किसी में भी भर लीजिएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। हम बताते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में पहले टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क होता है, फिर एफिशिएंसी निकलता है, फिर टोटल वर्क इन डेटा निकलता है, फिर लैंग्वेज के अनुसार क्वेश्चन बनाता है। 4 ही स्टेप बताते हैं वर्किंग रूल में। लगातार हम इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं। तो हमें पता है कि 5, ठीक है, गुना अगर मैन का एफिशिएंसी 6 है इंटू 3 तो ये हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है। और सर इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो एफिशिएंसी सर दिया था तब ना टाइम आएगा। बात समझिएगा, एफिशिएंसी क्या आएगा, तो सर एफिशिएंसी हमें पता है, बोला है कि एक पुरुष, तो एक पुरुष की क्षमता 6 हो गया, ठीक है। फिर बोला है कि एक महिला का क्षमता सर 5। फिर बोला एक बच्चा का सर क्षमता 4 है। तो 5 4 9 9 6 15, यानी टोटल एफिशिएंसी आ गया 15। अर्थात हम 15 से भाग कर देंगे, 5 से 15 यहाँ हो गया, 15 से काट दिया, अर्थात ये काम हो जाएगा 6 दिनों में। 6 ऑप्शन नंबर 1। देखिए, ये बात हम बहुत अच्छे ढंग से हम आपको समझाते हैं। एक और बात, हमेशा ध्यान रखिएगा कि एफिशिएंसी का रेशियो आपसे पूछ सकता है, इनका रेशियो पूछ सकता है, इनका टाइम का रेशियो पूछ सकता है कि कौन कितना नहीं लगाता। कोई दिक्कत तो नहीं? मैं आगे चलूं? चलिए, अभी तक बेहतरीन ये क्वेश्चन बन गया है। बोला 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 25 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन ज्ञात करें। देखिए, शंकु है तो शंकु का फॉर्मूला याद करवा देते हैं आपको। हम कई बार याद करवा दिए कि वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया जो होता है, इसका क्या होता है जी, कर्व सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल हो जाता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है पाई आर इंटू आर प्लस एल हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना कम से कम। हाँ, शंकु के एक आता है कि आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु के आधार में देखिएगा वृत्त होता है। इस बात को समझिए, ये शंकु है और शंकु के आधार में क्या होता है जी, वृत्त होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बात समझिए, पाई आर स्क्वायर होता है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल जब आ जाए, शंकु के आधार का जब एरिया आ जाए तो पाई आर स्क्वायर कर लीजिएगा। और जब शंकु के, ध्यान से सुनिएगा, शंकु के परिधि हो जाए, शंकु के परिधि बताइए कितना होता है, तो ये आता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। इस बात को समझिएगा, ठीक है। थोड़ा साउंड ज्यादा हो रहा होगा, सॉरी। मैं भी क्वेश्चन नंबर 19 पे आ चुका हूँ, मैं जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में हूँ, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे हमें पता है कि सर 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। अगर मेरा सर ये एल होगा, बात समझिएगा, और ये वाला सर मेरा क्या होगा,
अगर ये वाला सर मेरा रेडियस होगा तो हाइट हो जाएगा 24, हाइट हो जाएगा 24। देखिए ये बात मैं समझा दिया, ये ट्रिपलेट याद करके रखिए आप। नहीं तो अगर नहीं भी है तो मैं एक और फॉर्मूला बताया था आपको शंकु से संबंधित कि देखिए वो ये वाला एल होता है, ये वाला आर होता है, ये वाला एच होता है और यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो हम बताए थे कि एल स्क्वायर बराबर होता है क्या, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आप यहाँ पे रख के पुट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि आर का वैल्यू दिया था, आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या की ऊंचाई एल का वैल्यू 25 था। तो आप वहाँ पे पुट करेंगे तो आपका एच का मान आ जाएगा। इतना आपको करने आता है, ठीक है, पाइथागोरस। जब एच का मान 24 आ गया तो बोला क्या है, ध्यान सुनिएगा कि शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे तो 1/3 क्या बोला है, पाई, पाई का मान रखा है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यानी कि 7 इंटू एच का मान 24। अब 7 से 7 कट जाएगा, 3 7 21 कट जाएगा, 7 से 49 हो जाएगा, 49 गुने 22 होगा। देखिए 49 गुने 22 को कैसे गुना करते हैं हम, सीधे याद रखिएगा। हम सीधे क्या करेंगे कि 49 दूना कर देंगे तो 49 दूना हो जाएगा 98 और 98 में 11 से गुना करेंगे। ये 11 का मल्टीपल रूल बताए हम आपको कि पहले क्या करते हैं, 8 का 8 लिखते हैं, फिर 9 और 17 के साथ हासिल 1 लिखते हैं, 9 और 1 10 हो जाता है, लेकिन 1078 हो जाएगा। 1078 कहाँ पे है, नहीं है। चलिए गड़बड़ हो गया क्या, कहीं पे कुछ गड़बड़ कर देगा जल्दी जल्दी में। काम करते ये 3 से 23 कटा, ये 7 से ये 7 कटा, 7 से 49, 49 में 22, कुछ गड़बड़ कर देगा जल्दी जल्दी में। शंकु के आयतन की गणना करें। शंकु का आयतन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच का मान मेरा 24 आया था, तो गलती कहाँ कर दिया जी, ये गलती कहाँ गया, 7 गुने 7, ओहो यहाँ 24 है ना, ये 24 है तो 3 8 24 होगा ना, ये 8 होगा, सॉरी यहाँ पे 8 हो गया। अच्छा जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ फिर से कैलकुलेट, कोई बात नहीं, कर देंगे कैलकुलेट। ये 8 है, 8 7 56, फिर 56 में आपको 22 से गुना करना होगा। तो 56 गुना कितना हो जाएगा, 112 होता है। अब 112 में आपको 11 से गुना करना होगा, तो 2 का 2 लिखिए, 2 और 1 3 लिखिए, लास्ट में 32 आ रहा है क्या, 32 में आता है, ठीक है। एक और बात, एक बात को याद रखिएगा, कभी भी कोई भी फार्मूला में अगर पाई आता है तो उसका आंसर 11 से कटता है। ये बात को, ये ट्रिक हम बता रहे हैं, ये हम ट्रिक बता रहे हैं कि कोई भी फार्मूला में अगर पाई आता है तो उसका आंसर 11 से कटेगा। 11 का मल्टीपल रूल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 11 का मल्टीपल रूल यही करता है कि अल्टरनेट का सम या अल्टरनेट का अंतर या तो 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल में आना चाहिए। तो देखिए 1 और 2 3, 3 और 2 5, यानी कि ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे 1 और 2 3 और 3 और 2 5, 3 में से 2 5, 3 में से 5 घटाएंगे -2, यानी कि ये भी नहीं होगा। अब देखेंगे तो 1 और 2 3 और 3 3 6, ये भी नहीं होगा अंतर करने पे। लेकिन 1 और 3 4 और 2 2 4, अंतर करने पे 0 आ जा रहा है, यानी कि मेरा आंसर डी हो जाएगा। एक तरीका ये भी था, आपको बिना बनाए क्वेश्चन आपका आंसर आ जाता। मैं आपको कई बार आप बुझिएगा तो मैं आकर के आपके सामने बिना क्वेश्चन सॉल्व किए 20 में से कम 12-15 क्वेश्चन ऐसा सॉल्व होता है, या तो 10 तो कम से कम हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मेरे बच्चे करते हैं, कई दफा मैं टेस्ट लेता हूँ अपने पास, तो बच्चे लोगों को बोलता हूँ पेन मत यूज करिए, ये जानते हैं जो ऑफलाइन में आता है। मैं आगे चलो, नेक्स्ट बोला है कि 13 घंटे की यात्रा के लिए कार की औसत गति किलोमीटर प्रति आवर में क्या होगी यदि पहले 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 4 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अंतिम 6 घंटे के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई बात, हमें पता है कि सर एवरेज स्पीड बराबर जो होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस और बटा टोटल टाइम होता है। हमें पता है कि सर टोटल डिस्टेंस पहले निकालना है, तो क्या बोला है कि 3 घंटे के लिए चला है 50 की स्पीड से, बात समझिएगा। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, बात समझिएगा। तो यहाँ पे सर स्पीड मेरे पास है 3 और टाइम लगा है, सॉरी स्पीड मेरा 50 है और टाइम लगा है 3, यानी कि 150 किलोमीटर पर डे चला था, ठीक है। फिर आगे बात समझिएगा। फिर जब आगे चलेगा तो ये बोला है, या ऐसे करके लिखता हूँ, ये ऐसे करके लिखता हूँ डिस्टेंस बराबर। चलिए जो डिस्टेंस होगा क्या, ये पहले 3 घंटा चल रहा है 50 की स्पीड से, ठीक है। फिर प्लस कर लीजिए, यहाँ पे चला 4 घंटा 60 की स्पीड से, फिर प्लस कर लीजिए, है ना। फिर यहाँ पे चला है 6 घंटा 65 की स्पीड से, है। ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस। अब बता टोटल टाइम, अब हमें पता है कि टोटल टाइम से तो 13 घंटा लगा ही नहीं, जोड़ भी लीजिए 3 4 7 713, डायरेक्ट बोला भी था पहले, तो कोई जरूरत नहीं थी, ये 13। अब बात समझिएगा, यहाँ पे जब हम करेंगे तो 5 15 150, 6 के 24 240, अब 65 और 76। तो हमको पता है कि 6 35 6 1 36 360 और 6 35 यानी कि 390, बात समझिएगा 390 आ जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 390 बटा 13 कर लीजिए, ठीक। अब इसको जोड़िएगा, जब आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा भाई, ये 300 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये 0 का 0 हो जाएगा, ठीक। 9 4 13, 13 5 18 के 8, हाथ से 1, 3 2 5 5 1 6 1 60 और 3 6 78 होता है, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर 2। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 20 नंबर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन
मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा बात क्या बताता हूँ, बस समझिएगा। अगर कोई चीजें दो, अगर घर से ऑफिस वाला क्वेश्चन, घर से स्कूल, ठीक है, कोई बच्चा जाता है और स्कूल से घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, या फिर घर से ऑफिस कोई व्यक्ति जाता है और ऑफिस से फिर घर आता है, अगर ये जाता है x की स्पीड से, आता है y की स्पीड से, तो एक क्वेश्चन आता है कि इनका एवरेज स्पीड बताएं, तो 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एवरेज स्पीड बराबर होता है। क्वेश्चन कैसा आता है कि राम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल गया है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल से वापस आया है, तो इसका एवरेज स्पीड बताए, तो हम क्या करेंगे, 2 गुने 20 गुने 40 और बटा में 60 कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्कूल जाने में राम का पसीना छूट रहा था, आराम आराम से जा रहा था, और जब आने की बारी एकदम दौड़ के आया कि नहीं चलो घर चलते, अब खेलने की बारी है, बात समझ में आ रहा है, इस कारण से वो दौड़ के आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर ऐसे करके ऑफिस वाला भी क्वेश्चन देता है। एक और आता है, बोलता है, मान लेते हैं एक और आता है कि कोई व्यक्ति है जो कि 30 की स्पीड से एक डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उतना ही डिस्टेंस एक व्यक्ति 40 की स्पीड से ट्रैवल करता है, फिर उतना ही डिस्टेंस एक व्यक्ति 80 की स्पीड से ट्रैवल करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर के यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, बात समझिएगा। और जितना ये दिया रहा है 1 2 3, यहाँ पे 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। बटा अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, सॉरी यहाँ पे टाइम निकालते हैं, टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3, इन सभी के योग करके यहाँ पे टाइम 1 प्लस टाइम 2 प्लस टाइम 3 से भाग कर देते हैं, तो ये आ जाता है एवरेज स्पीड। पूछता है कि एवरेज स्पीड क्या करें। जो मेरा वीडियो देखे होंगे अभी तक, उन्हीं लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, वरना नहीं आ रही होगी। ये सब बात हम रिवीजन के तौर पे हम अभी करवा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगली बात। अगली बात क्या है, सॉरी, और थैंक यू है ये, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा साथ दे रहे हैं, आप मेरे साथ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आपको हम पे बिलीव है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, हाँ, तो थैंक यू।